पूर्व विधायक प्रणवीर व्यास की 28वीं पुण्यतिथि पर श्रमिकों ने दी श्रद्धांजलि। शहर के पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव एवं वरिष्ठ श्रमिक नेता स्वर्गीय प्रणवीर व्यास की 28वीं पुण्यतिथि उनकी कर्मस्थली गांधी मजदूर सेवालय में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों श्रमिक, कांग्रेस नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रदेश इंटक अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, प्रदेश महामंत्री नारायण गुर्जर, संस्था अध्यक्ष कैलाश व्यास, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम खट्टिक, जिला इंटक अध्यक्ष दीपक व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष खुशवेंद्र कुमावत सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी, इंटक प्रतिनिधि, विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और व्यास परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। गाँव वालों को तो सुविधा हो गई ना, जहाँ टाइप की दुकान नहीं थी वहाँ उनको बैठे बैठे सारा पेट्रोल मिलने लगा। उसको सुविधा के रूप में मानेंगे तो वो तो कंप्यूटर जब आया तब भी लोगों ने कहा कंप्यूटर आने से हमारा प्रभाव पड़ेगा। आज कंप्यूटर उसकी एक अच्छी सहयोगी है, लेकिन हमारे देश में रोजगार के पद दूसरे सृजित होने चाहिए ताकि हमारी बेरोजगार भीड़ के लिए अवसर तो मिले। पहले से तो बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हुई है और फिर ये आ गया तो दो तरफ से बेरोजगार इकट्ठे होंगे तो क्रांति आएगी। दूसरा अंतर वहां पर आर्थिक असमानता होगी तो वो असमानता का विस्फोट इस देश में फूटेगा तो वो अशांति पैदा होगी। इस चीज का सॉल्यूशन क्या लगता है आपको, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? हमने ये बोला है कि जहाँ पर मानव श्रम प्रभावित कम हो और जो फील्ड मैंने बताया, जो मैंने वहाँ ILO में जो मेरे विचार रखे और जो हमारी बुद्धि पे वो ग्रहण नहीं लगा दे, जो वास्तव में जो प्रकृति की दी हुई हमारे को बुद्धि है, तो वैसे हमको आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। अगर हमने हमारी पीढ़ियों का जो बुद्धि का ग्रहण लग गया AI का, तो आने वाली पीढ़ी की नस्लें बिगड़ जाएगी। तो वो AI क्या काम की, वो AI क्या काम की जब हमारी पीढ़ियों की सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी और AI गाइड करेगा। तो ये चीजों के लिए हमने ये कहा कि कुछ चुनिंदा सुपर स्किल्ड क्षेत्र है जहाँ पर ये बहुत सहायक है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ पर मानव श्रम नितांत आवश्यक है, जहाँ जरूरत है, वहाँ पर हमें इसको बचाना चाहिए। तो इन दोनों को संतुलन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साइंस में भी है, हॉस्पिटल में भी आ रहा है, नए नवाचार हो गए, आप उसको हिसाब कैसे बता रहे हैं? नहीं, मैंने आपको मेरा संबोधन बाहर हुआ था, आपने सुना नहीं होगा, आप अंदर होंगे। मैंने कहा रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष, इन मामले में ये हमारे लिए सहायक है। लेकिन जहाँ टेक्सटाइल है, जहाँ खान है, जहाँ सेवा के क्षेत्र है, जहाँ रोडवेज चलाने वाला मजदूर है, रेल चलाने वाला है, ये सब चीज़ों पे अगर ये यही आता है तो रोजगार के अवसर खत्म होते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अभी आया था दक्षिण अफ्रीका से, मेरा एक अभिनंदन पत्र बनवाया इन्होंने, उदयपुर में स्वागत कार्यक्रम था। उस दिन उनका जो टाइप करने वाला और ड्राफ्ट लिखने वाला वो आदमी छुट्टी में था। इनका फोन आया भाई साहब वो आदमी छुट्टी में, AI से वो बनाना चाह रहे अभिनंदन पत्र, वो बना दे रहे क्या? मैं जिस सब्जेक्ट से आया हूँ और उसी सब्जेक्ट पे ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से क्या प्रभाव पड़ता। 15 मिनट के अंदर अभिनंदन पत्र बन के आ गया। अब लेकिन वो 15 मिनट में अभिनंदन पत्र तो बहुत बढ़िया बन के आ गया, लेकिन एक तो उनका जो ड्राफ्ट्समैन था, जो लिखने वाला और एक टाइप करने वाला, 2 लोगों के रोजगार को छीन लिया। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक छोटी सी तस्वीर वाले दुकान पर 2 आदमी प्रभावित हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि पूरे अन्य संस्थानों पे उसका कितना बुरा असर। में कोई सुविधा नहीं होती थी, गाँव वालों को सर राष्ट्रव्यापी 6 बार हड़तालें की हमने, रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। अगर आप रिजल्ट तो ये तानाशाह सरकार है क्या, सुने किसी की सुन रही क्या? हाँ, युवाओं ने जंतर मंतर पे झुका दिया, कमजोर ना कुछ नहीं कर पाए। अब उस नहीं हमने जो लड़ाई लड़ी उसमें केवल इंटक नहीं, BMS को छोड़ के 9 राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद वो सरकार नहीं झुक रही है। यूनियन फेल आपकी। अब भाई आज एक बात बताओ, आज हम नहीं हमारी यूनियन आपकी नजर में फेल हो सकती है। मेरी नजर में नहीं, आप खुद कह रहे हैं 2 संगठन थे देश के श्रम संगठन 9। माननीय पत्रकार महोदय जी, महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई
1913 में भारत में आके शुरू की और 47 में देश आजाद हुआ। कितने साल लगे? मतलब उस जमाने के हिसाब से ही चलेंगे। मैंने सुनिए आप, लगा क्यों कि वो हिटलर सही सरकार थी और ये भी हिटलर सही सरकार है। इसको चुनाव में हराकर धूल चटाएंगे हम। इस सरकार को चुनाव में धूल चटाएंगे। यही सरकार आपको विदेश भेज रही है। हाँ? यही सरकार आपको विदेश भेज रही है। विदेश इनकी मेहरबानी से नहीं जा रहा हूँ। अभी आप ही कह रहे थे। अभी सरकार इनकी है, इनकी मेहरबानी से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इनवाइट कर रहा है। ये क्या भेजे? इनका देश में शासन है, अभी इनका देश में शासन है। तो अभी बीजेपी की सरकार में जाके आए हो तो सरकार इनकी है। अभी भारत में नहीं कहना पड़ेगा कि सरकार इनकी है, लेकिन वहाँ आयोजन किसने किया? पहले भी आप बीजेपी सरकार में गए थे। तो देश में सरकार किसी की भी हो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिस नेता को इनवाइट करेगा उसका पावर है ना। हाँ नवीन जी। और मेरे संगठन में केवल 5000 मजदूर है, तो आप उस लड़ाई में आप उसका फैसला आप कीजिएगा। वो हम कमजोर है कि ताकतवर है? आप पत्रकारों का, यहाँ के राजनेताओं का, यहाँ के सामाजिक संगठनों का जब भी हम हड़ताल करते, आंदोलन करते, समर्थन मांगते, वो सब लोग पूंजीपतियों के दरवाजे पे खड़े होते हैं और उनके पक्ष में समर्थन देते। गलत आरोप लगा रहे हो आप। कौन सी कमेटी से भी आपकी? आप गलत आरोप लगा रहे हो। नहीं, आप मीडिया का गलत आरोप लगा रहे हो। आपके ऊपर आरोप नहीं है। नहीं, आप मीडिया का नाम ले रहे हो। सभी है मीडिया उनके दरवाजे पे खड़े। आजकल सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार खड़े हुए हैं, वो लोग उनको मीडिया में उद्योगपति मैनेज कर लेते हैं। आप लोगों को तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो समाज के बीच में रह रहे हो। आप खुद भी एक मजदूर हो, आप खुद ही 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो। पत्रकार कौन से? 12 घंटे की जो बात कर रहे हैं आप, ये 12 साल पहले ही नहीं था। एक मिनट में इनका जवाब आपका पिलाजी का सवाल का श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय प्रणवीर व्यास के श्रमिक हितों के लिए किए गए संघर्ष, जनसेवा और सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश इंटक अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर लौटने पर श्रमिकों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। आने वाले समय में मजदूरों की समस्याओं को लेकर हम 10 अगस्त को जिला मुख्यालय पर भारत के 9 श्रम संगठन मिलकर केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये विडंबना है कि इस देश के मजदूरों के बिना चाहे कानूनों में परिवर्तन कर दिया और आने वाले समय में मजदूरों को उनको बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है। इसलिए हम आने वाले समय में संघर्ष करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे। और इस मौके पर मैं दक्षिण अफ्रीका से जो प्रतिनिधित्व करके आया और आज भीलवाड़ा की सरजमी पे मजदूर भाइयों से मिलने का अवसर मिला और जो वहां पर मैंने जो विचार साझे किए वो आज यहाँ पर इनके बीच में विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप शुल्कों से पीड़ितों के लिए कानून बनाया और पुरानी पेंशन योजना लेके आया। नहीं मिल रहा है भीलवाड़ा का ये। मेरा सवाल ये 1.25 लाख मजदूर है भीलवाड़ा में, मतदाता है। उसके बावजूद कांग्रेस ने किनारा कर दिया सभी लीडरों से और हालत 7-0 हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे। पहले राजस्थान में 3 टिकट इंटर को मिलते थे। बोलो ना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका सवाल सही है। पहले राजस्थान में 3 टिकट मिलते थे। यहाँ से प्रणवीर जी चुनाव लड़ते थे, उदयपुर से भैरूलाल जी मीणा लड़ते थे और सवाई माधोपुर से इंद्रराज शर्मा जी लड़ते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने विगत 20 वर्षों में इंटक को 1 टिकट नहीं दिया और श्रमिकों की आवाज को जो मंच मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और ये चीज हमारे जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, आपने देखा होगा कि 2018 में उदयपुर में पूरा राष्ट्रीय इंटक का सम्मेलन बुलाया था, जिसमें अशोक गहलोत जी, अविनाश पांडे जी और तमाम नेता वहां पर पीसीसी चीफ कौन थे उस समय, प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के संगठन को कांग्रेस ने दबाया। उस समय हमने ये आवाज उठाई। उसके बाद हमने जयपुर में सम्मेलन हुआ, उसमें आवाज उठाई। हम आवाज उठा रहे, लेकिन कांग्रेस में जो मजदूर की भागीदारी मंच पे होनी चाहिए। अभी 1 तारीख को जयपुर में मेरा ये कार्यक्रम का सम्मान समारोह, टीकाराम जी जूलिया आए थे, उनके सामने भी हमारे लोगों ने आवाज उठाई। अब
हम आवाज उठा रहे लेकिन पार्टी नहीं दे रही टिकट। तो आप ये जो कह रहे हैं तो ना कि खामियाजा उठानी क्यों उठानी कांग्रेस जिसका टिकट नहीं दे रही जिसका हैं? खामियाजा इसको उठाना खामियाजी उठा ही रही ना। देखिए आज भिलवाड़ा में चाहिए होगा आज भिलवाड़ा में अगर 1 मिल लाख मालिक नेता बन रहे हैं। भिलवाड़ा, यस आपने बहुत बढ़िया पॉइंट किया। मिल मालिक को टिकट दे दिया यहाँ पर, जो किसी जमाने में मजदूर नेता को मिलता था वो पहली बार किसी मिल के मालिक को दिया और उसका हश्र क्या हुआ, वो कितने हजार वोटों से हारे। तो ये कांग्रेस को अब चिंतन और मनन करने की जरूरत है। हमारी तो आपसे एक निवेदन है, आप सभी पत्रकार भाइयों से मेरा एक आग्रह है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आवे, कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता यहाँ आवे और कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आवे। ये सवाल आपने जो उठाया उनके सामने जरूर उठाना ताकि हमारी बात वहां तक पहुंचे। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आंदोलन में और अभी 10 अगस्त को जिला मुख्यालय पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 अगस्त को आके भिलवाड़ा में प्रदर्शन होगा जिला मुख्यालय पे, पूरे राजस्थान के सभी जिलों में और पूरे देश में होगा 10 अगस्त को। ये दिलानी जी, आप भी बताओ, आप जो सरकार पार्टी करने का दावा कर रहे हो हम फेंक देंगे, हटा देंगे, आप जिस कांग्रेस से मंत्री रहे उसने कितने श्रमिक लीडरों को आगे बिठाया अब तक? आप ये बताओ, राजस्थान में सबसे अगर मजबूत लीग श्रमिक थे भिलवाड़ा में, जो श्रमिक लीडर भिलवाड़ा में थे, जब से कांग्रेस ने श्रमिक लीडरों से किनारा किया, यहाँ पे पार्टी की सीट नहीं आ रही, 7-0 आ रहा है। आपको दर्द है कि इस बात का? हमारे को तो दर्द है और हम तो ये आवाज कांग्रेस पार्टी के मंच पे, मैं जब कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महामंत्री था तो मैं वहाँ पर पीसीसी में जिस तरीके से बोलता था, कैलाश व्यास को पूछिए, मजदूरों की आवाज बनकर। और आज जो मैं वहाँ मंत्री बना ना, तो मंत्री बनकर जो मैंने काम किए, तो कभी आप जयपुर जाना, श्रम भवन में देखना कि पहली बार वहाँ पर कार्यालय बनाया और सिविल लाइंस में जाओ तो हवा सड़क पे देखना तो मजदूर, जो राजस्थान का जो मजदूर जाता है उसको होटल में ठहरना पड़ता था। वहाँ पर सिविल लाइंस एरिया में मजदूरों के लिए श्रम सेवालय बनाया, 60 बेड का डोरमेंट्री और 4 बेडरूम बनाए। मैंने जो काम किए और सुनिए, सिंकोसिस, अरे सुनिए, मेरा सवाल में भिलवाड़े में जहाँ यूनियन है, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं हमने बराबर वहाँ उठे और वो यूनियन में पीएफ, ईएसआई, सीएल, पीएल, पीएच और तमाम तरह के जो श्रमिक कानून, जो पुराने कानून लागू थे, उनकी पालना हो रही है। और आप मुझे बता दो, दूसरी फैक्ट्री में वो केवल 5 फैक्ट्री है, ठीक है, और भिलवाड़ा में 400 वीविंग इकाइयाँ हैं, वीविंग की 400 इकाइयाँ हैं, 18 स्पिनिंग मिले हैं और 22 प्रोसेस हाउस है, वहाँ ठेके पे चल रहे हैं। और हमारी मिल में हमारे संगठन जहाँ है वहाँ एक भी आप ठेका श्रमिक बता दो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम चलते हैं। एक भी अगर ऑन रोल सर है, ठीक है, छोटी मोटी कमियां होगी, उनको भी इंडस्ट्री चलाएगा। जिसके जवाब मैं इनका मुद्दा अलग है, आप जो बता रहा हूँ मुद्दा अलग है, इनका मुद्दा अलग है। 24 घंटे लगातार काम करा रहे हैं। हाँ, 12 घंटे काम करा रहे हैं, हम ओवर टाइम दे रहे हैं, वहाँ ओवर टाइम दे रहे हैं। मेरी बात आप समझ और हम आप चाहते हैं और हम कैसे लोग हैं, पैसा दे रहे हो, लेकिन 36 घंटे मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव 36 पड़ता घंटे है? मानव स्वास्थ्य पे कोई नहीं करता, हमारी यूनिट भी नहीं करता, हम आपको निरीक्षण करवा सकते हैं। और हम आपके माध्यम से जहाँ यूनियन हमारी है, हमारे जागरूक प्रतिनिधि है और उन्होंने इस बात को उठाया और जो 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है उनको डबल भुगतान के हिसाब से 4 घंटे का वेतन दे रहे हैं और उसमें भी मजदूर की अनिवार्यता वो नहीं कंपलसरी, वो उसकी इच्छा होगी तो करेगा। अरे सर, ऐसा कोई करना नहीं चाहता जबरदस्ती। आज मैं जिस मशीन पे काम कर रहा हूँ, मेरा जो किया मैं छोड़ ही नहीं सकता उसको, मेरी मजबूरी। ये आप हमारी यूनियन नहीं वहाँ होगा सर, हमारे वहाँ नहीं है। अरे तो मैं पूरे भिलवाड़े की बात कर रहा हूँ, आप भिलवाड़े की बात कर रहा हूँ। पूरे भिलवाड़े के अंदर जितनी यूनिट जो चल रही है, कैलाश जी, सब फैक्ट्री के अंदर 12 घंटे। कैलाश जी, मैं तो ठेका उसका बात करूंगा जहाँ मेरा मजदूर मेरा संगठन में है। अब जाए मजदूर तो मेरे संगठन में ही नहीं है तो मैं उसकी पंचायती वहाँ करने जा नहीं पा रहा हूँ, तो हम यूनियन बनाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मजदूरों को इस तरीके से डराया गया है कि वो यूनियन में नहीं आ रहे। ये स्थिति एक बात है, आप कह दिक्कत ये है कि जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो चाहे राजस्थान में बैठी हुई सरकार हो, वो पूंजीवाद के पक्ष में काम कर रही है। इसलिए हमारी देश की आजादी के पहले अंग्रेजों ने बनाए जो कानून, देश की आजादी के बाद सरकारों ने बनाए जो कानून, आजाद मुल्क के,
उन कानूनों को बदला जा रहा है, बदल दिया। और एक तरफा भाई कानून तो तब बदला जाता है कि जब उससे प्रभावित होने वाले मजदूर आवाज उठाते हैं भाई ये कानून हमारे अनुकूल नहीं, परिवर्तन कीजिए। हम कह रहे हैं कि हम उन पुराने कानून से संतुष्ट है, वो कह रहे हैं नहीं हम बदलेंगे। तो उसके पीछे ये मंशा नजर आती है, ये सरकार श्रमिकों के पसीने की ताकत को कमजोर करके पैसे की ताकत को बढ़ावा देना चाहती है। यहाँ जाकर हमारा इन सरकारों के साथ विरोधाभास आ जाता है। और विडम्बना देखिए, जब से मोदी जी ने देश संभाला एक भी भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं हुआ है, जबकि हमारे देश की आजादी के बाद मनमोहन सिंह जी तक ये परंपरा चलती रही। प्रति वर्ष एक श्रम सम्मेलन विज्ञान भवन में आयोजित होता था, जिसमें हर स्टेट का श्रम मंत्री के साथ एक डेलीगेशन जाता था सारे श्रम संगठनों को लेकर, और वहां पर हमारा संवाद होता था। और संवाद के आधार पर मजदूरों के लिए नीति और नियम निर्धारित होते थे। 8 घंटे से ज़्यादा श्रम आप नहीं ले सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसी यूनिट नहीं जहाँ प्रतिदिन उनसे 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। उसका जोड़ीदार अगर नहीं आता तो उस आदमी को ओवर टाइम करके दूसरे दिन यानी कि 36 घंटे कंटिन्यूस आदमियों से काम लिया जाता है। जबकि नियमानुसार 8 घंटे के बाद में अगर कोई श्रमिक काम करता है तो प्रति घंटे डबल के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। बहुत सी जगह जैसे मॉडर्न में आपका इंटैक्ट है, इधर BSNL में भी आपका है, वहाँ पर भी श्रमिकों का मतलब शोषण हो रहा है। तो आप किस मुंह से बात करेंगे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आपने जो कहा है वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। मोदी सरकार ने अभी मोदी सरकार से पहले चल रही थी। एक मिनट आप सुनिए। मोदी सरकार ने 12 घंटा ड्यूटी का प्रावधान कर दिया लेबर को। आपने कोई विरोध किया क्या? हम तो सदैव करते आ रहे हैं। 12 साल से सरकार बैठी हुई है दिल्ली में, सुन नहीं रही, गूंगी बेरी। और हम सबको हमने राष्ट्रव्यापी हड़तालें की 6 बार। भिलवाड़ा की बात कर रहा हूँ सर। अब मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ और राजस्थान की बात कर रहा हूँ। 6 बार हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। 36 घंटे तक आदमी सर मुझे निकलता है घर से, तो उसकी हालत कैसी होती है सर? आप बार बार बात करते हैं। मैं खुद के आपकी जो इंटेक्ट जहाँ या यूनियन है वो उसी फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ। मैं आप यहाँ पर पूरा कल्चर आपके उद्योगपतियों ने कैप्चर कर रखा है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज यहाँ पर पांच फैक्ट्री में केवल संगठन है मजदूरों का, बाकी आपके 70 फैक्ट्रियों में संगठन नहीं है। और वो 70 फैक्ट्री के मालिक उन 5 फैक्ट्रियों के मालिकों पे दबाव डाल रहे हैं कि आपको हमारे एसोसिएशन में रहना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। इधर से हम आवाज उठाते, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बैठी हुई सरकार का समर्थन इन पूंजीपतियों के पक्ष में हम लड़ सकते, सड़क पे उतर सकते। हमारा संगठन कमजोर है क्या? हमारा संगठन कमजोर, हमारा हम कुछ नहीं कर सकते। भिलवाड़ा आगमन हुआ है और इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जो दीपक जी ने यहाँ के लोकल इश्यू बताए, वो तो आप हमेशा इनकी आवाज़ को आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। जिस विषय पर ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुई थी वो सब्जेक्ट था AI और मानव श्रम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से मानव श्रम पर पड़ने वाले प्रभाव पर 3 दिवसीय चिंतन मनन विचार मंथन हुआ। और उस विचार मंथन में अपने अपने देश की परिस्थिति के अनुसार वहाँ के श्रमिक नेताओं ने विचार रखे। मैंने मुख्यतः ये बताया कि हमारा मुल्क दुनिया की सबसे आबादी वाला देश है और 140 करोड़ जनता जिस मुल्क में हो और जहाँ पर युवा शक्ति जंतर मंतर पर विरोध और प्रदर्शन कर रही हो और वहाँ पर बेरोजगारी और शिक्षा की पद्धति पर नौजवान असंतुष्ट है, तो ये AI और मानव श्रम पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भारत में इसकी वजह से हमारे मिलते हुए रोजगारों पे अवसर खत्म हो जाएंगे और आने वाली युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर में अवरोध पैदा होगा। जहाँ
इन मुल्कों में पॉपुलेशन कम है, उनके लिए ये एक वरदान है एआई, लेकिन हमारे लिए अभिशाप है। और दूसरा इसका पहलू अगर देखें तो हमको मानव जन्म में जब हम आए तो हमारे को प्रभु ने जो हमें बुद्धि देकर भेजा, जो प्राकृतिक कुदरती हमें जो बुद्धि मिली है, जिसके आधार पे हम पढ़े लिखे योग्य बने यहाँ तक पहुंचे, और उसी बुद्धि से ही हमारा जीवन का हम संचालन करते हुए देश के विकास में हम भागीदार बन रहे हैं। जब एआई के सहारे हमारी बुद्धि काम करेगी तो हमारी बुद्धि को वो क्षीण करेगा और एआई हावी हो जाएगा। और आपने देखा होगा कल के अखबार में, चाहे पत्रिका या भास्कर में मैंने पढ़ा था जयपुर में, कि एआई के हावी होने की वजह से कई अकाउंट हैक हो गए। एआई के हावी होने से अकाउंट हैक करते हैं एआई ने। तो मेरा कहना यह है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी और विरासत, जो उनकी भगवान की दी हुई बुद्धि से आज जैसे हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो अपने खुद की बुद्धि कौशल से हमने अपना स्थान बनाया। जब एआई को हम इस्तेमाल करेंगे तो धीरे 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 हमारी खुद की सोचने की क्षमता, बुद्धि कौशलता में कमी आएगी और हम एक तरीके से चलते हुए एक मानव दिखाई देंगे, लेकिन बैसाखियों के सहारे चल रहे, जैसे एआई के सहारे चलते हुए हम काम करेंगे तो एक तरीके से कुदरत का दिया हुआ हमारा स्वरूप बदल जाएगा।